नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 5 जून इसरो के इतिहास में बड़ा दिन था। पहली बार इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल के जरिए 3000 किलोग्राम से ज्यादा वजन का सैटेलाइट भेजने में कामयाबी हासिल की। इससे पहले इसरो आमतौर पर 2000 किलोग्राम तक का ही सैटेलाइट भेज पाता था। GSLV मार्क 3 के जरिए GSAT-19 के प्रक्षेपण ने भारत को चुनिंदा देशों की सूची में ला खड़ा किया है। इस सैटेलाइट से भारत संचार के क्षेत्र में बढ़िया काम करने में कामयाब होगा, लेकिन यहां तक का सफर आसान नहीं था। इसरो ने इसके लिए कई मंजिलें पार की और सफलता असफलता के कई पायदान पार कर इसरो ने इस चुनिंदा क्लब में जगह बनाई है। विशेष में आज हम बात करेंगे इन तमाम मसलों पर और साथ ही आपको बताएंगे GSLV मार्क 3 क्या है, कैसे ये पिछले प्रक्षेपण यान से अलग है और आने वाले दिनों में इसरो और कौन कौन से महत्वाकांक्षी मिशंस पर काम कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV मार्क 3 का प्रक्षेपण सफल रहा। इसरो अब साल में 12 मिशन भेजने के लक्ष्य पर है। इसके साथ ही भारी उपग्रहों के व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह खुल गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक दलों के नेताओं ने इसरो को इस कामयाबी पर बधाई दी है। GSLV मार्क 3 रॉकेट ने 5 जून शाम 5:28 पर जैसे ही उड़ान भरी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इबारत लिख दी। लॉन्चिंग के थोड़ी ही देर बाद 640 टन वजनी इस स्वदेशी रॉकेट ने GSAT-19 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। The culmination of a large amount of work done over decades, and we are extremely happy that this mission has been successful and it has put GSAT-19 into its orbit, and from the initial parameters we have received, it's a perfect launch and it has gone into the right perigee, apogee and inclination, and we have already got the information from the satellite that it is being tracked and its health is good. क्रायोजेनिक इंजन के जरिए भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की महारत ने भारत के लिए व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह खोल दी है। GSLV मार्क 3 करीब 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। It's a game changer. This has brought in India the self-reliance, much required self-reliance in the run of 4-ton class satellite launching from Indian soil itself. We don't have to depend upon any foreign country. There's the significance of this. We are now planning on semi-cryogenic with liquid hydrogen being replaced by Isrocin, which is called as special kerosene. LS2 being not an eco-friendly fuel now. That is going to take us to around 6-ton class, and the diameter will be around 6 meters. That is going to be the next step further. It's called HLV, heavy lift vehicle. GSLV मार्क 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो को अंतरिक्ष में मानव को भेजने के मिशन के और करीब ला दिया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो करीब आधा दर्जन सफल प्रक्षेपण के बाद इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए किया जा सकता है। वहीं GSAT-19 उपग्रह संचार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। लिथियम बैटरियों से लैस इस उपग्रह का वजन 3136 किलोग्राम है। इसमें KA और KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स के अलावा जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इसमें आवेशित कणों की प्रकृति और अंतरिक्ष में विकिरणों के प्रभाव के अध्ययन में मदद मिलेगी। इसरो की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष S किरण कुमार को भेजे संदेश में कहा, आपको और इसरो की आपकी पूरी टीम को जियोसिंक्रोनस अंतरण कक्षा में ले जाए गए संचार उपग्रह GSAT-19 स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के सफल प्रक्षेपण पर हृदय से बधाई देता हूं। GSLV Mk3 भारत द्वारा अब तक बनाया गया सबसे भारी रॉकेट है और सबसे भारी सैटेलाइट ले जाने की क्षमता रखता है। देश को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गर्व है। कृपया वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों
और इस मिशन से जुड़े सदस्यों को मेरी ओर से बधाई दें। मैं आने वाले वर्षों में इसरो की निरंतर सफलता की कामना करता हूं। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी अपने संदेश में कहा कि GSAT-19 संचार उपग्रह को ले जाने वाले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन मार्क 3 के सफल प्रक्षेपण के लिए मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को बधाई देता हूं। ये उपग्रह देश की दूर संचार क्षमता बढ़ाने और कई वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करने में अहम है। स्वदेशी तौर पर विकसित इस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण बड़ी पेलोड को लॉन्च करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। यह कदम मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष में खोज और उसकी उपयोगिता की संभावनाओं को खोलता है। ये प्रक्षेपण एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। मैं इसरो को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसरो को बधाई संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों को GSLV Mk3 D1 GSAT-19 मिशन की सफलता के लिए बधाई। ये मिशन भारत को अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन और उपग्रह क्षमता के करीब ले जाता है। राष्ट्र को गर्व है। इसरो की इस उपलब्धि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के शासनाध्यक्षों ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 300 करोड़ की लागत और 15 साल की कड़ी मशक्कत के बाद GSLV Mark 3 का काम पूरा हुआ। रॉकेट की ऊंचाई 13 मंजिला इमारत के बराबर है और ये 4 टन वजनी सैटेलाइट्स को अपने साथ ले जा सकता है। 3, 2, 1, 0, +1, +2। इसरो के मुताबिक GSLV Mark 3 की पहली सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट 18 दिसंबर 2014 को की गई थी। इस प्रोजेक्ट को 2002 में अप्रूवल मिला था, लेकिन GSLV Mark 2 की वजह से GSLV Mark 3 प्रोजेक्ट में देरी हो गई। 2010 में 24 जनवरी, 5 मार्च और 8 मार्च को इसके कई तकनीकी परीक्षण हुए। 25 जनवरी 2017 को क्रायोजेनिक इंजन स्टेज का 50 सेकंड का परीक्षण भी सफल रहा और आखिरकार 15 साल की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों की कोशिश रंग लाई और भारत उपग्रह प्रक्षेपण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। भारत के पास एक काफ़ी अच्छा लॉन्च व्हीकल है, PSLV जिसको बोलते हैं, लेकिन ये लॉन्च व्हीकल खाली सैटेलाइट्स 2 टन यानी कि 2000 किलोग्राम की क्षमता वाले ही आसमान में स्पेस में भेज पा रहा था। तो भारत को एक ऐसे व्हीकल की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो 4 टन या 6 टन वाले सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो ये कैटेगरी में आते हैं। सो भारत के पास अभी 9 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, लेकिन ये सब सैटेलाइट्स हमने फ्रांस के एक एरियन स्पेस करके एजेंसी है उससे हेल्प लेके आसमान में छोड़े हैं। तो इसलिए हमें एक स्वयं पूर्णता के लिए खुद का रॉकेट चाहिए था जो बड़े सैटेलाइट्स आसमान में स्पेस में भेज पाएँ। GSLV Mark 3 की कई खासियत हैं। GSLV Mark 3 की ऊंचाई 43.43 मीटर है। रॉकेट का व्यास 4 मीटर है। इसकी हीट शील्ड का व्यास 5 मीटर है, जबकि इसका वजन 640 टन है। इसे बनाने में करीब 300 करोड़ की लागत आई है। Mark 3 में GSLV की तुलना में ज्यादा क्षमता वाला भारत में ही बना क्रायोजेनिक चरण लगा हुआ है। रॉकेट भूस्तर अंतरण कक्षा यानी GTO यानी 36,000 किलोमीटर के लिए 4,000 किलो तक का वजन उठा सकता है, जबकि पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 600 किलोमीटर के लिए पेलोड क्षमता 8,000 किलो है। इनमें जो चीज़ें टेस्ट हुई हैं वो ये भी है कि आवाज़ को कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अंदर ना जाए। यानी अगर हम इंसान को भेज रहे हैं, जानवर को भेज रहे हैं, तो फिर हमें उसके अंदर आवाज़ और वाइब्रेशंस को भी कम करना पड़ेगा। अभी तक हम सिर्फ अपने सैटेलाइट्स को या डेड पेलोड को भेजते थे। अगर हम लाइव स्टॉक को भेज रहे हैं, वो भी टेस्ट इस फ्लाइट में किया गया है कि आवाज़ को हम कितना कम कर रहे हैं, जो ब्लास्ट हैं उनको कितना कम कर रहे हैं ताकि वो अंदर तक ना पहुँचे, और उसके साथ साथ वाइब्रेशंस को भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। इसलिए ये टेस्ट फ्लाइट जो है एक नई पायदान की शुरुआत है, ये एक नई सीढ़ी है जो हमने पकड़ ली है।
इससे पहले वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विदेशी एजेंसियों का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब इन पैसों की बचत हो पाएगी। इसके साथ ही इससे भारत विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए लुभा भी सकता है। इसरो की GSLV-3 के L-110 कोर चरण को भविष्य में स्वदेशी सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200 से बदलने की योजना है, जिससे इसकी भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा की क्षमता 4 टन से 6 टन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो पिछले कई साल इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा था। GSLV इसरो की सबसे आधुनिक प्रक्षेपण यान है। 1960 से लेकर अब तक का सफरनामा तो दिलचस्प है ही, लेकिन जब से GSLV पर काम होना शुरू हुआ तब से लेकर अब तक इसरो ने कई मील के पत्थर पार किए। आइए जानते हैं GSLV के बारे में। GSLV Mark 3 यानी इसरो का सबसे आधुनिक प्रक्षेपण यान, सबसे वजनी और सबसे सटीक। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 10 1990 के दशक में इस पर काम शुरू हुआ और 2001 में GSLV के जरिए पहला उपग्रह छोड़ा गया। अब तक GSLV के जरिए इसरो 11 सैटेलाइट छोड़ने में कामयाब रहा है। कामयाबी की नई मिसाल है 5 जून 2017 को छोड़ा गया GSAT-19। सैटेलाइट बनाना हमें आता था। हमने क्रायोजेनिक इंजन का 3rd स्टेज में इस्तेमाल पहले किया हुआ है। जो 1st और 2nd स्टेज हैं, वो जो इंजन्स इस्तेमाल किए हैं वो इंजन्स आते थे हमें सब कुछ आता था इसमें से। इससे पहले सब कुछ कर चुके थे। बड़ी बात यह है कि क्रायोजेनिक इंजन जो 3 जिसको हम कह रहे हैं सीरीज़ में, 3rd सीरीज़ की शुरुआत कह रहे हैं, वो एक बिल्कुल नई चीज़ है। SLV, ASLV और PSLV के बाद इसरो GSLV जैसी तकनीक तक पहुंच गया है। जाहिर है इस दौरान प्रक्षेपण यान की दिशा में लंबा सफर तय हुआ है। 3000 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना आसान नहीं है। इसे सफलता से प्रक्षेपित करके भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। GSLV का मतलब होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। जियोसिंक्रोनस कक्ष पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां पहुंचकर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता है। भारत को एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो भारी सैटेलाइट्स होते हैं उसको स्पेस में भेजने के लिए। ये टेक्नोलॉजी 1991 में भारत को देने के लिए अमेरिका ने रशिया के ऊपर दबाव डाला था, इसलिए ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। उसके बाद भारत ने काफ़ी सारे प्रयत्न किए, लेकिन 2001 के बाद भारत ने ये डिसीजन ले लिया कि हमें ये टेक्नोलॉजी किसी कंट्री से नहीं मिलेगी, तो खुद के बलबूते पे इसको डेवलप करना पड़ेगा। इसरो ने GSLV के जरिए पहला प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2001 को किया। GSLV Mark 1 के जरिए GSAT-1 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, लेकिन इसे सही कक्षा में पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई और जियोसिंक्रोनस कक्षा से कई हजार किलोमीटर पहले ही इसका ईंधन खत्म हो गया। 8 मई 2003 को भारत को पहली कामयाबी मिली, जब Mark 1 के जरिए GSAT-2 को कक्षा में सफलता से पहुंचाया गया। सैटेलाइट 1800 किलोग्राम वजन का था। इसके बाद 20 सितंबर 2004 को भारत ने एडुसेट का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया। फिर 10 जुलाई 2006 को इनसेट 4C का प्रक्षेपण किया गया, लेकिन एक बार फिर ये सफल नहीं हो पाया। 2 दिसंबर 2007 को इसरो ने आखिरकार इनसेट को भूस्थिर कक्षा में पहुंचाने में कामयाबी पाई और 2100 किलो से ज्यादा वजन का इनसेट 4CR का सफल प्रक्षेपण हुआ। 15 अप्रैल 2010 को GSAT-4 के प्रक्षेपण में इसरो को सफलता नहीं मिली और 25 दिसंबर 2010 को एक बार फिर इसरो को नाकामी हाथ लगी, जब GSAT-5P सही कक्षा में नहीं पहुंच पाया। लेकिन जनवरी 2014 को GSLV Mark 2 के जरिए इसरो ने GSAT-14 को भूस्थिर कक्षा में पहुंचा दिया। इसके बाद इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 27 अगस्त 2015 को GSAT-6 की कामयाबी ने भारत को दुनिया की अगली कतार में खड़ा कर दिया।
8 सितंबर 2016 को इनसेट 3DR के प्रक्षेपण में इसरो को फिर कामयाबी हाथ लगी। GSLV Mark II इसरो का सबसे सटीक यान साबित हुआ। 5 मई 2017 को इसरो ने GSAT-9 का सफल प्रक्षेपण किया, जिसमें फिर से GSLV यान का इस्तेमाल किया गया और इसके ठीक एक महीने बाद GSAT-19 को GSLV Mark III के जरिए भूस्थिर कक्षा में पहुंचाने में इसरो को बड़ी सफलता मिली। रॉकेट तो जा ही रहा है, लेकिन वो ले जा रहा है, वो ट्रक की तरह से है। हमारे सामान तो छोटा सा है, भरा हुआ है हमने। वो सामान अभी तक हम लगभग 1500 किलोग्राम भेज पाते थे, अब हम 4000 किलोग्राम तक भेज पाएंगे। जिसका मतलब ये है कि जो बड़े सैटेलाइट्स हैं, उसमें ख़ासतौर से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उनको भेजने के लिए हम अभी तक दूसरों पर निर्भर थे, जिनके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज थी। अब हम अपना रॉकेट खुद भेज पाएंगे। इसरो ने पहली बार GSLV Mark III के जरिए कोई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया और इस तरह इसरो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले मुल्कों की फेहरिस्त में शामिल हो गया। इसके बाद इसरो चंद्रायन और मंगलायन के काम पर भी तेजी से जुट गया है। इसरो को उम्मीद है कि Mark III इस दिशा में काफी अहम साबित होगा। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाल ही के दिनों में इसरो ने अंतरिक्ष में कामयाबी की कई मिसालें कायम की हैं। 2016 में तो भारत ने इस मामले में कई कीर्तिमान स्थापित किए। सफलता का ये सिलसिला इस साल भी बरकरार रहा और आने वाले दिनों में इसरो कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम भी कर रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं साल भर पहले की। 22 जून 2016 की सुबह इसरो ने एक साथ 20 उपग्रह प्रक्षेपित कर नया कीर्तिमान रचा। PSLV C-34 के जरिए इसरो ने कार्टोसैट 2 सीरीज के 727 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट समेत 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जो 20 से ज्यादा उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण करने में कामयाब रहे हैं। 2013 में अमेरिका ने 30 और 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर इसरो का ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पहले 2008 में इसरो ने 10 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसमें भारत के 3 उपग्रह शामिल थे, जबकि 17 विदेशी उपग्रहों को इसरो ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। कुल मिलाकर 2016 में इसरो ने 11 भारतीय सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। इससे पहले हमने मार्स और मून मिशंस किए हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारत की गरिमा और ऊपर गई है जब भारत ने 104 सैटेलाइट्स को इकट्ठा भेजा था। कई सारे परीक्षण हैं जिसके लिए मैं ये कहूँगा कि भारत ने एक इंटरनेशनल इमेज बनाया है। 26 दिसंबर 2016 को इसरो ने एक और रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने इस दिन PSLV C-35 का सबसे लंबा प्रक्षेपण किया। बीते 10 साल में इसरो ने 121 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया, जिसमें 75 विदेशी थे। इनमें 18 अमेरिका, 11 कनाडा, 8 सिंगापुर, 8 जर्मनी और 6 ब्रिटेन की सैटेलाइट शामिल हैं। यही नहीं, इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण को इतनी कम कीमत में अंजाम दिया कि दूसरे देश अब उम्मीद भरी निगाहों से की तरफ देखने लगे हैं। 2014-15 में इसरो ने 415 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की, जो कि पिछले साल के मुकाबले 205% ज्यादा है। 2013-14 में इसरो ने 136 करोड़ की कमाई की थी, जबकि 2012-13 में मात्र 51 करोड़ 30 लाख रुपए की। यानी 2 साल के भीतर ही इसरो की कमाई 8 गुना बढ़ गई है। इसरो इस दिशा में अभी और आगे बढ़ने की कोशिश में है। आगे आने वाले वक्तों में स्पेस खुली हुई है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कोई सीमा नहीं है। तो आगे आने वाले वक्तों में चाहे वो मैन मिशन हो भेजने का या बड़े बड़े सैटेलाइट्स भेजने का हो, डीप प्रोब हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये समझने के लिए कि हमारा ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ और वहाँ क्या कुछ घट रहा है, ये सब कुछ सीमाएं अभी खुली हुई हैं इसरो के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसरो अकेले इस काम को नहीं कर पाएगा। GSLV Mark III के जरिए ताज़ा प्रक्षेपण ने इसरो के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में
इसरो कई परियोजनाओं पर गंभीरता से काम कर रहा है। इसमें चंद्रयान 2 बेहद अहम है। चंद्रयान 2 चांद पर भारत का दूसरा मिशन है। उम्मीद की जा रही है कि 2018 के पहली चौथाई में इस मिशन की शुरुआत हो जाएगी। इस मिशन के जरिए चांद की उत्पत्ति और उसके विकास को समझने में मदद मिलेगी। 2019-20 में इसरो एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना को अंजाम देने की कोशिश में है। इसरो की कोशिश है कि 400 किलोग्राम वजन का एक स्पेसक्राफ्ट सूरज तक भेजा जाए। आदित्य-1 नाम के इस मिशन को 2012 में ही अंजाम देने की योजना थी, लेकिन पहले इसे 2015-16 तक टाला गया और अब 2019-20 तक। इस दौरान इसरो ने सूरज के कोरोना समेत कई महत्वपूर्ण चीजों की जानकारियां जुटाई। स्पेस टूरिज्म की दिशा में भी इसरो काम कर रहा है। अवतार नाम की इस परियोजना के जरिए इसरो कम कीमत में सैन्य और व्यावसायिक सैटेलाइट बनाएगा। लक्ष्य ये है कि 2025 तक इस यान के जरिए अंतरिक्ष की सैर को भी अंजाम दिया जाए। इसके अलावा इसरो GSAT-6 पर भी काम कर रहा है, जो कि मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। एक तरह से टेस्ट फ्लाइट भी थी हमारी सीरीज 3 के लिए क्रायोजेनिक में। अगर हम इस हद तक पहुंच गए हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपने देश के एस्ट्रोनॉट्स को भी भेज पाएंगे या नहीं। तो अब सवाल ये है कि हाँ, हम भेज पाएंगे, ये क्षमता हमारे अंदर आ गई है। इनमें जो चीज़ें टेस्ट हुई हैं वो ये भी है कि आवाज़ को कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अंदर ना जाए। इसरो ने अब तक कुल मिलाकर 89 स्पेसक्राफ्ट मिशन को अंजाम दिया है। इसमें 2 नैनो सैटेलाइट भी शामिल हैं। 62 लॉन्च मिशन और 8 स्टूडेंट सैटेलाइट को भी इसरो ने सफलता से पूरा किया है। अब तक 23 देशों के 180 सैटेलाइट्स को भी इसरो ने प्रक्षेपित करने में कामयाबी पाई है। इसरो अब सूरज, चांद के अलावा शुक्र पर भी कदम रखने की तैयारी में है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपनी स्थापना से ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सिर ऊंचा कर रहा है। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, जहां सैकड़ों वैज्ञानिक मिलकर अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के प्रयास में हर वक्त लगे रहते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इसरो की। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी गई थी। भारत सरकार ने 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया, जिसने अंतरिक्ष की शोध गतिविधियों में दम भर दिया। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग साबित हुआ। इस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद 80 का दशक संचालनात्मक युग बना, जिसमें इनसेट और IRS जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू हुए। आज इनसेट और IRS इसरो के प्रमुख कार्यक्रम हैं। अंतरिक्ष यान के स्वदेश में ही प्रक्षेपण के लिए इसरो ने मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम चलाया और आज ये कार्यक्रम इतना परिपक्व हो चुका है कि प्रक्षेपण की सेवाएं दूसरे देशों तक को भी भारत मुहैया करा रहा है। की सोच बहुत बड़ी थी, जिसमें साराभाई थे, जिसमें होमी जहांगीर भाभा थे, SS भटनागर थे, सतीश धवन थे। इन लोगों की सोच उस वक्त इतनी बड़ी थी कि वो आज के हिंदुस्तान को देख रहे थे। आने वाले वक्तों की टेक्नोलॉजीज़ को देखना, उनकी क्षमता पैदा करना, उसके लिए लोगों को ट्रेन करना और नई जनरेशन को इंस्पायर करना, ये सब कुछ उनके दिमाग में मौजूद था, ये तस्वीर उनके दिमाग में मौजूद थी। और इसलिए 70 साल में लगातार न सिर्फ हमने PSLV के ऊपर मास्टरी हासिल की है, बल्कि अब हम GSLV के ऊपर भी मास्टरी हासिल करने की पोजीशन में पहुंच गए हैं। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों का विकास करना ही इसरो का प्रमुख मकसद है। इसरो ने
कई प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियां स्थापित की है, जिसमें संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए इनसैट, जबकि संसाधन, मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी IRS है। इसरो ने इनसैट और IRS उपग्रहों को अपेक्षित कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV और GSLV 2 उपग्रह प्रमोचन यान विकसित किए हैं, जिनके अनुसार संचार सेवाओं के लिए इनसैट और प्राकृतिक संपदा प्रबंधन के लिए IRS का इस्तेमाल किया जाता है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका नामकरण भारत के प्राचीन गणतज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया। इसे 19 अप्रैल 1975 को रूसी स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का निर्माण एक्सरे, खगोलीय, वायुगति और सौर भौतिकी पर परीक्षण करने के लिए किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भास्कर 1 और भास्कर 2 का निर्माण किया गया। ये देश के पहले निम्न भूकक्षा प्रक्षेपण उपग्रह थे। दोनों उपग्रहों को 7 जून 1989 और 20 नवंबर 1981 को रूसी स्टेशन से छोड़ा गया। दोनों उपग्रहों ने समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान से जुड़े कई आंकड़े इकट्ठे किए थे। एप्पल उपग्रह, इसका पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट था। ये भारत में निर्मित पहला संचार उपग्रह था जिसमें केवल सी बैंड ट्रांसपॉन्डर मौजूद थे। इसकी लॉन्चिंग 19 जून 1981 को यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था के एरियन रॉकेट से की गई। इसका वजन 350 किलोग्राम था। इस उपग्रह के इस्तेमाल से टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रेषण और रेडियो नेटवर्किंग जैसे संचार परीक्षण किए गए। रोहिणी उपग्रह, ये एक उपग्रह श्रृंखला का नाम है। इसकी लॉन्चिंग इसरो ने ही की थी। रोहिणी प्रथम का इस्तेमाल लॉन्चिंग यानी SLV-3 के निष्पादन के मापन के लिए किया गया था, जबकि रोहिणी 2 और रोहिणी 3 उपग्रहों में लैंडमार्क, संवेदक, नीत भार लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये था आज का विशेष। नमस्कार।